स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, जिसमें आ जाएगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, मेन फॉर्मूला जो है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आएगा वो है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन किस तरह से लिखा जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, जिसको हम h/λ भी लिखते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन को क्या कहते हैं? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, एंड इसकी लिए जो इक्वेशन है वो होती है h इंटू न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी होती है बेटा? इतनी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जितनी एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हुई माइनस उसका वर्क फंक्शन। ओके, ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जिस तरह से हम लिखते हैं इसे। आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन अगर वर्क फंक्शन से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ न्यू पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अगेन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर वो डिपेंड नहीं करेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। डी वेवलेंथ जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, जहाँ पर एम वी क्या है? मोमेंटम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इज दिस मच। ओके, ये ध्यान में रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन। किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इतनी होगी Q इंटू वी। चार्ज पार्टिकल का चार्ज जितना है उसका जो उसका जो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल है वो है v, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q इंटू वी। फिर वेलोसिटी अपने को दे रखी है, वेलोसिटी हो गई बेटा अंडर रूट ऑफ 2e बाई m, जहाँ पर e की वैल्यू हमने qv लिख दी है। ठीक है, फिर मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू एनर्जी, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? वेवलेंथ होती है h बाई मोमेंटम, मोमेंटम के लिए हमने ये लिखा था तो h बाई अंडर रूट ऑफ 2m ई। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल के लिए हम वेवलेंथ को ऐसे लिखेंगे, h बाई मोमेंटम, जहाँ पर मोमेंटम को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m इंटू एनर्जी। किसी भी टेम्परेचर T पर जो वेवलेंथ होगी वो h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3m KT होती है, जहाँ पर K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। बोहर की क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा जो है उसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड होती है, एंड एंगुलर मोमेंटम जो है वो इतना होता है NH बाई 2 पाई, जहाँ पर n क्या है? nth ऑर्बिट। याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सरेज किसने डिस्कवर की थी? इन्होंने डिस्कवर की थी, एंड इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एटम्स में जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट का वो कितना होता है? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आता है, तो प्लीज़ इस इक्वेशन को ध्यान से देख लेना। हाइड्रोजन के लिए जो स्मॉलेस्ट रेडियस आता है, अच्छा हाइड्रोजन है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंड स्मॉलेस्ट रेडियस के लिए हम n को 1 लिखेंगे, तो r की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो रेडियस होगा वो इस तरह से आएगा, जहाँ पर n तो क्या है? ऑर्बिट का नंबर, एंड z क्या है? एटॉमिक नंबर। एनर्जी कितनी होती है बेटा? एटम्स लाइक हाइड्रोजन, उनके लिए एनर्जी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, जहाँ पे जेड का एटॉमिक नंबर एंड एन है ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम जेड को 1 ले लेते हैं, इसलिए उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी इतनी होगी। ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट के लिए हम एन को 1 लिखते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन को 2 लिखते हैं, सेकेंड के लिए हम एन को 3 लिखते हैं, एंड सो ऑन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कितनी होती है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ये जो नंबर है वो बढ़ेगा 1 2 3 एंड सो ऑन, तो देखो एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स जो है वो कम होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एनर्जी गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रेडियस डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जाता है n के बढ़ने से, और वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल में जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी।
टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, हाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट कैन बी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द nth ऑर्बिट n into n-1/2। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिपमर में। एनर्जी लेवल्स, ये तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके ऊपर तो आप एक बार ना आराम से 10 मिनट लगा के इसको समझ लो और इसको अच्छे से याद कर लो। तो एनर्जी लेवल्स हमने दिखा रखे हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड लाइन स्पेक्ट्रा दिखा रखा है। लाइमन सीरीज मैंने आपको दिखा रखी है। लाइमन सीरीज की जो पहला मेंबर है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, 2 से लेके 1 तक। नेक्स्ट मेंबर जो आता है वो 3 से 1 तक, 4 से 1 तक एंड सो ऑन। फिर अगली बाल्मर सीरीज के लिए जो पहला मेंबर है वो जो पहला मेंबर है लाइन का वो आता है फ्रॉम 3 to 2, नेक्स्ट इज फ्रॉम 4 to 2 एंड सो ऑन। एंड पास्टन सीरीज के लिए फिर 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3 एंड सो ऑन। ओके, इसमें लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन होती है उसे हम बोलते हैं अल्फा लाइन। बाल्मर सीरीज की जो पहली लाइन होती है उसे हम बोलते हैं बीटा लाइन। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इतनी होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इतनी होगी एंड सो ऑन। ये वैल्यूज एटलीस्ट हो सके तो ये 5 वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी एमिटेड है वो उस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ फिर फ्रीक्वेंसी एमिटेड का आप सिंपली फॉर्मूला कितना लिख सकते हो, इतना। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन्स जो आएगी बेटा वो इस तरह से आती है। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इक्वेशन ये है। यहाँ पर आर क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। एनएफ क्या होता है, जो छोटा वाला एनर्जी लेवल होता है वो। एनआई जो होता है वो बड़ा वाला एनर्जी लेवल होता है। फिर हाइड्रोजन के लिए ये इतना हो जाएगा और किसी भी दूसरे एटम के लिए जो हाइड्रोजन लाइक एटम होगा उसके लिए ये इतना हो जाएगा। आर की वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होगी। याद रखना लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है, बाल्मर सीरीज विजिबल में, पास्टन सीरीज इंफ्रारेड में एंड सो ऑन। लाइमन सीरीज के लिए जो इनिशियल स्टेट होगा वो 1 होगा, फाइनल स्टेट 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। बाल्मर सीरीज के लिए इस तरह से होगा, फाइनल स्टेट कुछ भी हो सकता है। पास्टन सीरीज के लिए इतना होगा, फाइनल स्टेट कुछ भी हो सकता है। आगे की जो ब्रैकेट सीरीज होती हैं एंड जो पी फंड सीरीज है वो भी इंफ्रारेड रीजन में लाइक करती हैं एंड इनके लिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर। एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए आप इक्वेशन देख लो, 2d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा आपको याद रखना है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको याद रखना है। न्यूक्लियस में सबसे पहले आ जाएगा बेटा न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस को हम लिख सकते हैं r0 इंटू a⁻1/3। a क्या होगा इसमें, मास नंबर। r0 की वैल्यू इतनी होती है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर 2-3 बार पहले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। डिके रेट को हम एक्टिविटी भी बोलते हैं एंड उसको हम लिखते हैं इस तरह से dd ऑफ n विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू n, जहाँ पर लैम्डा क्या होता है, डिके कॉन्स्टेंट। ठीक है, पॉपुलेशन एट टाइम टी कितनी होगी, n इज इक्वल टू n0 e⁻λt, जहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कई बार ये फॉर्म यूज़ हो जाता है, कई बार ये फॉर्म यूज़ हो जाता है। ये जो टाउ है इसे हम बोलते हैं मीन लाइफ, यानी कि एवरेज टाइम द न्यूक्लियस सर्वाइव्स बिफोर इट डिकेज। एंड टाउ की वैल्यू जो होती है 1/λ के बराबर होती है, जिसे हम हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय ln2 भी लिख सकते हैं। ln2 की वैल्यू आपको याद रखनी है। ये जो हाफ लाइफ है इसके लिए इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। एंड हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n0 1/2 हाफ लाइफ। ओके, ये इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्वेश्चंस में। आगे देखो, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार और आइसोमर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोमर्स कौन से होते हैं, जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन वो डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मास डिफेक्ट देख लो बेटा, इसका फॉर्मूला आप रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से। यहाँ पर Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर, A क्या है मास नंबर, MP क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, Mn क्या है मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड M क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी किस तरह से लिखते हैं, मास डिफेक्ट इंटू C का स्क्वायर, जहाँ पर C की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है इसके लिए। फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। एंड फिजन जनरली इस तरह के एलिमेंट्स के लिए होती है जिनका जो मास नंबर है वो 200 से ऊपर होता है। एंड फ्यूजन जो है वो इट इज़ बेसिकली द फ्यूजिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। एंड इसमें ये जनरली किस में होती है, जिनका मास नंबर जो है वो 20 से कम होता है। अल्फा बीटा गामा एमिशन के लिए आपको पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल अगर एमिट होगा तो जो मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होता है। बीटा पार्टिकल जो है वो अगर एमिट होगा
तो जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। गामा रेडिएशन जब एमिट होंगी तो एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा एंड सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रेडिएट होगी। स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इज दिस। इस तरह का क्वेश्चन पहले जितने बार पूछा जा चुका है, आपको इस तरह से दे देंगे तो आपसे फिर आगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा होगा तो इसका मतलब समझ लो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस प्लस दिस। ओके, देख लो एक बार। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो फिजन पे काम करता है। उसमें जो फ्यूल यूज़ करते हैं यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम यूज़ कर सकते हैं। मॉडरेटर जो है वो ग्रेफाइट या फिर हैवी वाटर यूज़ कर सकते हैं। हैवी वाटर को हम D2O भी बोलते हैं। कंट्रोल रॉड्स जो है वो कैडमियम या बोरोन की यूज़ कर सकते हैं एंड कूलेंट हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है के की वैल्यू 1 होती है फॉर क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी कि रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड है। सब क्रिटिकल होता है इट इज़ K लेस देन 1 एंड सुपर क्रिटिकल होता है फॉर K ग्रेटर देन 1। अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा एंड न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाएगा। सेमीकंडक्टर पे आ जाओ। एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। पी टाइप कौन से होते हैं जिसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसमें होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक एक डायोड दिखाया है, इसके अंदर आप देख लो कि पी साइड पर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन एन साइड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है और होल्स कम है। बीच में डिप्लेशन लेयर बनती है जहाँ पर ये जो आयंस होते हैं ये इमोबाइल होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते। डायोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो एक बार सिंपल। फॉरवर्ड बायस इस तरह से होता है। यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव जो है वो कैथोड से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव एनोड से कनेक्टेड होगा। इस केस में कंडक्शन होगा एंड डिप्लेशन लेयर जो है वो कम होगी एंड रिवर्स बायस जब होगा तो उल्टी तरह से हमने बैटरी को कनेक्ट किया है, यहाँ पर कंडक्शन जो है नहीं होगी एंड डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी। VI कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो डायोड के, तो फॉरवर्ड बायस में इस तरह से होता है। यहाँ पर ये छोटी सी ये जो दिखा रखी है मैंने, दिस इज नोन एज नी वोल्टेज, जिसके बाद करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है विद इंक्रीज इन वोल्टेज। एंड रिवर्स बायस के केस में करंट की वैल्यू जो है वो बहुत कम आती है हमारे पास एंड आफ्टर अ सर्टेन ब्रेकडाउन वोल्टेज करंट की वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको याद रखना है कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, यानी कि डोपिंग जितनी ज़्यादा होगी डिप्लेशन लेयर उतनी कम होगी। रेक्टिफायर आपको पता होना चाहिए, AC को DC में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करता है। ये कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। जीनर डायोड का ये सिंबल है। जीनर डायोड को हम एवलांच डायोड भी बोलते हैं एंड इसका जो मेन काम है वो है वोल्टेज को रेगुलाइज करना या वोल्टेज को स्टेबलाइज करना। ये सिंबल फोटो डायोड के लिए यूज़ होता है एंड ये सिंबल LED के लिए यूज़ होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर देख लो, फुल वेव रेक्टिफायर देख लो और इनके लिए देख लो वेव किस तरह से फॉर्म होती है, ठीक है। एक बार फटाफट नजर मार लो इन पर। ट्रांजिस्टर दो तरह के पढ़ते हो आप, PNP और NPN। PNP में क्या होगा, एमिटर और कलेक्टर दोनों P होंगे एंड बेस जो है वो N से बना होगा, लेकिन NPN में उल्टा होगा एंड इनके सिंबल आप देख लो एक बार। देख लिया, आगे चलो। अच्छा, इसका जो हम बेसिक सर्किट बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, ध्यान दे लो यहाँ पर। और यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग I जो है वो IC प्लस IB के बराबर होगा। दो तरह के करंट गेन आते हैं, एक आता है बीटा और एक आता है अल्फा। बीटा की वैल्यू होती है IC बाई IB, अल्फा की वैल्यू होती है IC बाई IE। अल्फा और बीटा के बीच में ये रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो तीनों चारों मैंने इक्वेशंस लिख रखी है सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। नहीं भी पढ़ी अभी तक आपने तो प्लीज़ अभी ध्यान में रख लो और दिमाग में बिठा लो, क्योंकि चांसेस इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। लॉजिक गेट्स थोड़ा सिंपल होता है। इसमें हम बेसिकली 5 तरह के लॉजिक गेट करते हैं, 5 नहीं 6 तरह के लॉजिक गेट करते हैं। एंड इस तरह से हम एंड के लिए लिखते हैं जो बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, नॉट के लिए इस तरह से लिखते हैं। सिंबल्स देख लो सबके ध्यान से। NAND जो है उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट्स, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट्स। NAND के लिए सिंबल ये होता है एंड बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है। NOR के लिए आप देख लो इस तरह से एंड XOR के लिए देख लो इस तरह से। ये इसका मतलब जो है वो ये होता है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ट्रुथ टेबल मैंने बनाया है सभी के लिए, देख लो। इसी तरह से इनपुट हो सकते हैं, या तो A0 होगा, B0 होगा, A0 B1, A1 B0 एंड A1 B1। तो एंड के केस में सिर्फ एक ही बारी में हमें हाई आउटपुट मिलता है और के केस में हमें सिर्फ एक ही बारी में लो
आउटपुट मिलता है। नैंड के केस, नैंड क्या है वो एंड का उल्टा है, नॉर जो है वो और का उल्टा है, ठीक है। एंड जॉर जो है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो एक बार नज़र मार लो इन पर भी। आ गया समझ सभी को?